हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज हम पहुंच चुके हैं खंड 5 में, यानी कि पेपर जो सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों। हमारा ये लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा का पेपर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनिंग परीक्षा का पेपर है और 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के पेपर को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है इससे पहले के सारे सेक्शन हम कर चुके हैं। केवल हमने रीजनिंग वाले सेक्शन को छोड़ रखा है दोस्तों। रीजनिंग वाले सेक्शन को हम इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं रीजनिंग और इसमें मैथमेटिक्स है, तो ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो इसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे, जिसमें 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी। तो उसमें हम पूरा इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से अध्ययन आपको कराएंगे, जिससे आप इससे संबंधित आपके लगभग 100-150 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप किस प्रकार से इनको कैलकुलेट करेंगे, ये सारा हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो अभी हम सीधे इसके सेक्शन नंबर 5 यानी कि खंड 5 पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। 131 से 150 तक के क्वेश्चन जो है आपके जो है इसमें हिंदी के रहते हैं। 20 नंबर इसमें हिंदी के रहते हैं फिक्स। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों कर रहे हैं प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सारे की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन और ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नस्वर शब्द का विलोम है। ठीक है दोस्तों, तो नस्वर शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? नस्वर शब्द का विलोम होता है दोस्तों, नस्वर का अर्थ पहले आपको बता दें। नस्वर का अर्थ होता है क्षणिक। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो नस्वर का अर्थ हो गया क्षणिक। अगर आपसे आता है नस्वर का पर्यायवाची बताइए, तो आंसर हो सकता है क्षणिक हो सकता है। अगर हम इसके विलोम शब्द की बात करें, नस्वर का मतलब क्षणिक हो गया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बहुत दिनों से चला आता हो या बहुत लंबा चल रहा हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है जो बहुत दिनों से चलता आया है या बहुत लंबे समय से चलता आया है, उसको हम कहते हैं शाश्वत। तो नस्वर का विलोम क्या हो गया दोस्तों? शाश्वत हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक शब्द आया है चिरंजीवी। अगर हम बात करें चिरंजीवी की दोस्तों, तो चिरंजीवी का जो विलोम शब्द है वो भी क्या है? नस्वर है। ठीक है, अब चिरंजीवी का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तब वो नस्वर है, और अगर नस्वर का विलोम शब्द पूछा जाए तो दोस्तों शाश्वत है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें लौकिक, लौकिक इसमें एक शब्द आया है दोस्तों। बहुत इसमें देखिए, हिंदी हम मानते हैं सरल है, बट सरल इतना भी नहीं है कि बहुत आसानी से आप इसको रट के तैयार कर लें। देखिए, आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या इसमें हमको सीखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पर लौकिक का विलोम पूछा जाता है, तो लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अलौकिक होता है लौकिक का विलोम। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों पारलौकिक का विलोम बताइए। ठीक है, पारलौकिक का विलोम पूछा जाए, तो पारलौकिक का विलोम होता है दोस्तों लौकिक। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी कितनी गहराई तक है। ठीक है, पारलौकिक का अगर विलोम करेंगे तो लौकिक आएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि लौकिक का विलोम क्या होगा, तब होगा अलौकिक। ठीक है, तो लौकिक का विलोम तो अलौकिक हो गया, बट पारलौकिक का विलोम क्या हो गया? लौकिक हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अगला शब्द है स्थूल। तो स्थूल का अपोजिट होता है सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा, स्थूल का मतलब थोड़ा ब्रॉड, बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों शब्दों के विलोम आपके समझ में आगे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 132 पे दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यथेष्ट शब्द का विलोम शब्द है। तो यथेष्ट का जो अर्थ होता है दोस्तों, यथेष्ट का मतलब बहुत ज़्यादा ना होते हुए, ठीक है ना, आवश्यकता युक्त, मतलब यथेष्ट जितना चाहते हैं। ठीक है, तो यथेष्ट का विलोम होता है जितना चाहते हैं, तो इसका विलोम हो गया कम। ठीक है, कम का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, कम का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है दोस्तों, तो यथेष्ट का विलोम क्या हो गया? कम, और कम का विलोम क्या हो गया? अधिक।
ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें पर्याप्त का विलोम, पर्याप्त का होता है दोस्तों अपर्याप्त, ठीक है। और पूर्ण का जो विलोम होता है दोस्तों होता है अपूर्ण या आंशिक, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे। जो है पूर्ण का विलोम अपूर्ण या आंशिक। और उसके अलावा जो इच्छित है, इच्छित का विलोम होता है दोस्तों अनिच्छा, अनिच्छा होता है। इच्छित का अनिच्छा होता है विलोम शब्द, क्या होता है? अनिच्छा होता है इसका विलोम शब्द इच्छा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न को लेते हैं। संयोग, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों संयोग जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का योग है? तो संयोग जो शब्द बनता है दोस्तों बनता है समधन योग। किससे बनता है? ये बनता है दोस्तों समधन योग से। और समधन योग में आपको उपसर्ग पता होना चाहिए। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। तो यहाँ पर सम जो है इसमें उपसर्ग हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उपयोग नहीं है कहा गया है। तो परीक्षा में हमको सबसे बड़ी बात यही ध्यान देनी है कि किस मतलब है या नहीं वाले में, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या पूछा गया है, यह हमको सीखना जरूरी है। जैसे पहला वर्ड है अनुकंपा, तो अनुकंपा में तो सीधे सीधे पता चला अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद में क्या है? अनु शब्द जुड़ा हुआ है। अनुज्ञा में अनु जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर पूछा गया अनभिज्ञ, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा गया है? अनभिज्ञ। अगर अनभिज्ञ में उपसर्ग की बात करें दोस्तों तो अनभिज्ञ का उपसर्ग बनता है अन धन भिज्ञ, ठीक है। अन धन भिज्ञ। तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अगर विलोम शब्द पूछा जाता है दोस्तों तो अनभिज्ञ जो विलोम शब्द है वो अभिज्ञ का विलोम शब्द है। आप इसको भी नोट कर लें, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, ठीक है दोस्तों। जबकि अभिज्ञ भी ऐसा लग रहा है कि विलोम शब्द जैसा ही लग रहा है, बट अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। अभिज्ञ का अर्थ होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको कर लेंगे। अभिज्ञ का जो मीनिंग होता है दोस्तों होता है निपुण, ठीक है, प्रवीण, ठीक है ना। जो प्रवीण होता है यानी कि तेज, प्रवीण। उसके बाद ज्ञानकार, जो मतलब जानकारी रखता है, ठीक है ना। तो जानकार भी इसका वो हुआ, जानकार हो गया, प्रवीण हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभिज्ञ के अर्थ हैं। अभिज्ञ का मतलब होता है तेज तर्रा, और अनभिज्ञ का मतलब होता है कुछ नहीं जानने वाला। और अनभिज्ञ में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? वो अनु उपसर्ग है। जबकि अन्य में क्या है? अनु, अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा, इनमें जो है अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर आपके प्रिपेयर हो रहे हैं दोस्तों। जो हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, बट इन 20 क्वेश्चन में हम आपके लगभग मतलब 80 90 100 क्वेश्चन के आसपास प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पे पूछा गया गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो गमन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा गम, गम धन अन, ठीक है दोस्तों। गम और अन को जोड़कर क्या बना हुआ है? ये बना है गमन, ठीक है। तो अब इसको देख के तो सीधे सीधा आपको पता है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें। इसमें जुड़ा है अन प्रत्यय। क्योंकि दोस्तों प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। और उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के आगे से जुड़ते हैं फर्स्ट में, ठीक है ना। तो गम जो है यहाँ पर एक हिसाब से प्रत्यय मान लो, और अन क्या जो है इसमें उपसर्ग मान लो। सॉरी, जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपका, जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो पहले जुड़ता है। तो गम यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और अन यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर गमन में कौन सा प्रत्यय है? वो है अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर पूछा गया है जानकार, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पर दोस्तों
अगर हम इसको जो है डिटेल पढ़ें और जानकारी लें इसकी, तो इसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि अकार इसमें प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है ना, जन धन अकार, ठीक है, जन का जानकार इसको माना गया है, बट अकार प्रत्यय में जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, कार माना है। इन्होंने माना है जान धन कार। ठीक है, क्या माना है, जान धन कार। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें, कार प्रत्यय जुड़ा है। अब अगर आपको जानकार शब्द दोबारा कभी आए और उसमें कार शब्द ना हो, खाली अकार हो, तो इट मीन्स अकार तब सही हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जानकार में प्रत्यय कौन सा हुआ, कार प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कुछ चीज़ों में ऐसे अपवाद हो जाते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। और इसी कारण जो है आयोग के पेपरों में क्वेश्चन के अंक के हिसाब से हमारे थोड़े 1-2 अंकों का ऊपर नीचे हेर फेर हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जैक्ट हम लगा नहीं सकते हैं कि इतना अंक हमारे आ रहे हैं तो इतने ही आएंगे। तो एक आध अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी जाते हैं कभी कभी। तो यही रीजन रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आयोग किसी को सही मान लेता है, किसी को गलत मान लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों में शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा 4 लिखे हैं। तो आयोग ने इसी को शुद्ध माना था, शुश्रूषा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है शुश्रूषा जो है शुद्ध रूप है। इसमें तालव्य स्व आया हुआ है, फिर एक स्व आया हुआ है और उसको बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा है, और सा भी कौन सा आया है, इसमें मूर्धन्य स्व दूसरा वाला आया है दोस्तों। ये हमारा तालव्य स्व, ये हो गया मूर्धन्य स्व, ठीक है, और ये हो गया दंत सौ। ठीक है, 2-3 प्रकार के सौ हमारे होते हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंड थर्ड टाइप्स का जो है सौ, तीनों सौ का यहाँ पे फर्स्ट सौ और सेकंड सौ का यहाँ पे वो हुआ है। और यहाँ पर अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से माने, क्योंकि हमने हिंदी के जानकारों से इससे जब चर्चा की, क्योंकि मेरा तो मेन सब्जेक्ट हिंदी नहीं है दोस्तों, तो मैं तो पूरी जानकारी लेता हूँ तब जाके आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा तो यही है कि गलत बताने का प्रयास नहीं करना है। अब कहीं पर अगर उसके बाद भी थोड़ा गलती हो जाती है तो दोस्तों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन प्रयास पूरा ये रहता है कि पूरा एक्यूरेट बताया जाए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों कि इसमें शुश्रूषा में क्या है कि ये आयोग ने शुश्रूषा इसको शुद्ध माना है। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप है, और जब आयोग ने माना है तो इट मीन्स सही ही होगा। अब जब मैंने हिंदी वालों से चर्चा की तो उनका कहना ये है कि इन दोनों सौ में से तो हमेशा डायरेक्ट इसके बाद ये सौ नहीं आ सकता, पहले ये सौ आएगा, फिर ये सौ आएगा, फिर ये सौ आएगा। तो यहाँ पर तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ एंड दंती सौ। ठीक है, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ एंड दंत सौ जिसको बोलते हैं, तो इन दोनों में पहले ये सौ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो ये सौ और ये देख लीजिए आप, पहले छोटा सौ आ गया, सबसे थर्ड वाला सौ आ गया और फिर सेकंड वाला आ गया, तो रॉन्ग वैसे भी हो गया। और ये में इसमें थोड़ा है कि बट इसमें शुश्रूषा में शुश्रूषा, यानी कि ये दोनों में ऊ की मात्रा का फेर है, अदरवाइज इसमें छोटी ऊ लग जाए तो ये भी सही ही है। और उसके अलावा इसमें तो आप समझ ही रहोगे कि बहुत ही उल्टा हो रखा है, तो इसलिए ये इसको जो है गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वत्स्य। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, वत्स्य है जब एक साथ होता है, जैसे आपको मत्स्य होता है, मत्स्य। ठीक है ना, अब इसमें अगर ऊपर से रॉ भी लगाना है तो सोच लीजिए कौन सा सही होगा, वत्स्य बन गया, मत्स्य। ठीक है ना, वो यहाँ पर वो हो गया ये। तो सिंपल सी बात है, जब हम मत्स्य लिखते हैं तो वत्स्य भी ऐसी होगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए वाक्य को पहले पढ़ लेते हैं, हालांकि शुद्ध आंसर पर हमारा टिक लगा हुआ है। एक बकरी, दो भेड़ और कई गाय चर रही थी। ठीक है, एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। अगला दिया है एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी। देखो अगर यहाँ पर भेड़ों की बात करें तो भेड़ों में यहाँ पर अशुद्धता आ गई दोस्तों, क्योंकि दो भेड़ें नहीं, तो भेड़ें भी आ गया, दो भी आ गया, तो कहीं ना कहीं अशुद्धता आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो भेड़ होना चाहिए था, तो दो भेड़ चर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, तीसरा आपका है एक बकरी, दो भेड़ें और कई गाय चर रही थी। ठीक है, तो ये तो आपका देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट सेम टू सेम दिया है, बट इसमें देख सकते हैं यहाँ पर बिंदा नहीं है। ठीक है, थौ के ऊपर। ठीक है,
तो ये भी अशुद्ध ही है वैसे। और अगला है एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। तो ये भी अशुद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर दो शब्द की वजह से ये तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। जब दो लिख दिया तो दो के साथ पे भेड़ें क्यों लिखा? आखिर भेड़ लिखना चाहिए था ना दोस्तों, ठीक है ना। दो भेड़ हैं भाई, 50 भेड़ हैं। अब 50 भेड़ें हैं थोड़ा कहेंगे हम, ठीक है ना, 50 भेड़ हैं कहेंगे ना। तो ये शुद्ध रूप हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन शुद्ध हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये समझने का फेर है और इसको हिंदी में ऐसी पकड़ बनानी जरूरी होती है। इसीलिए हिंदी लगता सरल है बट होता नहीं है सरल, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पर। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है धैर्य दिखाना, धैर्य रखना, ठीक है दोस्तों, धैर्य का परिचय देना, धैर्य रखना या साहस दिखाना, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब साहस दिखाना, यानी कि आप कोई क्रिटिकल काम को करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा, अपना आप में रिस्क लेना पड़ेगा और साहस दिखाना पड़ेगा या धैर्य रखना पड़ेगा। चलो जो होगा देखा जाएगा, है ना दोस्तों। बोझ उठाने का मतलब है जिम्मेदारी कम करना या जिम्मेदारी उठाना, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई बोझ उठाता है तो दूसरे की जिम्मेदारी कम हो जाती है ना। तो जिम्मेदारी कम होना या जिम्मेदारी उठाना भी इसको कहते हैं। जी कड़ा करने का मतलब है विनती सुनना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? इसका होता है दोस्तों विनती सुनना, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। और अगला है दिखावा करने का मतलब है झूठे कार्य को वास्तविक रूप तरीके से करना। तो दिखावा करने का मतलब होता है दोस्तों किसी झूठे कार्य को, यानी कि वास्तविक तरीके से कोई झूठा कार्य करना, ठीक है। तो दिखावा करना आपने कॉमन सेंस में बोलते ही हैं कि बहुत दिखावा कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि वो जब मतलब झूठी प्रदर्शन कर रहा है, झूठा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको दिखावा करना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यहाँ पर दिया है इन्होंने अगला क्वेश्चन कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, भाई सिंपल सी बात है। अगर कोई अंधा व्यक्ति है और उसको कैसे न कैसे प्लांटेशन करके ना, आई प्लांटेशन से उसका जो है एक आंख उसको मिल जाती है, तो उसको दो की जरूरत नहीं मानेगा, क्योंकि उसको आवश्यक वस्तु की ही तो जरूरत है। उसको पहले देखने के लिए कुछ तो मिल जाए, साहस मिल जाए ना उसको। तो वही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है? आवश्यक वस्तु की चाह रखना। क्या है इसका मतलब? आवश्यक वस्तु की, आवश्यक वस्तु की चाह रखना, ठीक है। तो ये हो गया इस लोकोक्ति का अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट वाला, ए वाला, ठीक है। ये रॉन्ग है नीचे, बट ये सही है। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो आदमी वही चाहता है जिससे उसकी जिसकी उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है। तो आवश्यक वस्तु की चाह रखना, मैंने इसका शॉर्ट आंसर दे दिया है आपको दोस्तों, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि आवश्यक वस्तु की चाह रखना। और इस लोकोक्ति का अर्थ है आदमी वही चाहता है जिससे जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में 142 में सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सज्जन शब्द का विलोम संधि विच्छेद होता है सत धन जन, ठीक है। बन जाता है क्या? सज्जन बन जाता है। सत धन जन बराबर सज्जन, ठीक है। अब इसमें जो है किस प्रकार की संधि है दोस्तों? इसमें जो संधि है वो है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। क्योंकि व्यंजन के साथ अगर व्यंजन या स्वर का मेल हो तो संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सत जो व्यंजन है इसके साथ किसका मेल हो रहा है? जो, यानी कि व्यंजन का ही मेल हो रहा है, तो बन गया व्यंजन संधि, ठीक है। सिंपल सी बात थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास की योजना है? तो बहुब्रीहि समास किसमें होता है दोस्तों कि जिसका कोई अलग अर्थ निकले। तो दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास की हम बात कर रहे हैं। तो
देखते हैं किस में है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है दोस्तों। पहली बात तो पीताम्बर में है, क्यों है? पीताम्बर का अर्थ है पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, ठीक है दोस्तों, या पीत है अंबर जिसका। तो वो कौन है दोस्तों? वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कहा जाता है पीताम्बर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नया अर्थ निकल गया ना। तो श्री कृष्ण जो है इसका जो है नया अर्थ निकल गया। पीला है अंबर जिसका, ना पीत है अंबर जिसका, तो कौन है? कृष्ण है। तो कौन सा समास आ गया दोस्तों? बहुब्रीहि समास आ गया। इसके अलावा अगर हम अन्य शब्दों पर बात करें तो आप बीती जैसे है दोस्तों। आप बीती का मतलब है आप पर बीती। आप बीती का मतलब क्या हुआ? आप पर बीती। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास दोस्तों? तत्पुरुष समास हो गया। आप बीती में तत्पुरुष समास है। उसके अलावा जो हमारे पास शब्द है देहलता। अब देहलता यानी कि लता रूपी देह, है ना, क्या कहलाएगी दोस्तों? लता रूपी देह। लता रूपी देह। तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? इसमें होता है कर्मधारय। क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कर्मधारय समास इसमें देहलता में। इसके अलावा आता है नेक्स्ट हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि में दोस्तों इसमें संख्याओं का ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका सीधे सीधे हो जाता है द्विगु समास। तो इसमें तो बिल्कुल आपको गलती नहीं आनी चाहिए। द्विगु समास में सीधे संख्याओं का ज्ञान होता है। सप्त मीन्स होता है सात, ऋषि मतलब ऋषि, तो सात ऋषियों का समूह, तो बन गया द्विगु समास। तो देहलता में दोस्तों आपका था कर्मधारय, ठीक है, इसमें कर्मधारय है। और जो आपका ये वाला है नेक्स्ट, देहलता में कर्मधारय। आप बीती में कौन सा समास बताया दोस्तों? तत्पुरुष, ठीक है। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष। और पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों? यह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि भी आई थिंक अशुद्ध जैसा लग रहा है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पे फिर से एक समास पूछ दिया, महात्मा। तो महात्मा का अर्थ समझिए पहले दोस्तों। क्या होता है? महान है जो आत्मा, ठीक है ना, महान है जो आत्मा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? महात्मा कहेंगे ना। जो आत्मा महान है उसी को महात्मा कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है ना, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि देहलता, लता रूपी देह। अब लता रूपी देह में कोई दूसरा अर्थ तो बन नहीं रहा है, ठीक है ना, तो देहलता ही कहेंगे। लता रूपी देह है तो देहलता, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे महान है जो आत्मा, महात्मा। तो कौन सा समास हो जाएगा? सीधे से कर्मधारय। तो देहलता में भी कौन सा समास था? कर्मधारय। और इसमें भी कर्मधारय। समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं कि तत्पुरुष समास कब होता है दोस्तों। तत्पुरुष समास आपका होता है, एग्जाम्पल तत्पुरुष समास का तो जस्ट आपके इसी के ऊपर है, आप बीती। आप बीती में तत्पुरुष समास है, क्योंकि आप पर बीती तो प्रथम पद गौण है, अंतिम पद प्रधान है। क्योंकि आप पर बीती, बीती मतलब आप परेशानी में आ गए थे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का आपको समझ में आ गया। तो प्रथम पद गौण और अंतिम पद प्रधान, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अव्ययी भाव समास की हम बात करें तो अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद केवल प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान नहीं होता। प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों इसमें, ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है, आप इसको नोट कर लें। उसके अलावा कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का रोल है, ठीक है। विशेषण क्या है? लता रूपी है देह, लता रूपी देह, जैसे हमने देह लता को पढ़ा था। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो देखो यहाँ विशेषण और विशेषता। भाई आत्मा क्या है? महान है। आत्मा क्या है? विशेष है। और विशेषता क्या है? उसकी महानता का विशेषता है, ठीक है ना। तो कर्मधारय आ गया। बहुब्रीहि में क्या होता है दोस्तों? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो दोनों मिल के क्या बना देते हैं? इसमें एक अन्य शब्द वो बना देते हैं,
ठीक है ना। तो बहुब्री जैसे पीताम्बर था दोस्तों, तो पीताम्बर में क्या हुआ, पीत है अंबर जिसका, और आ गया क्या, तीसरा अर्थ आ गया, है ना दोस्तों। तो यहीं पर क्लियर हो गए ना आपके सारे कॉन्सेप्ट। तो कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, है ना, ये सारे के सारे समास आपके इसमें आ गए दोस्तों। सारे के सारे चार पांच, पांच के पांच समास इसमें के अंदर आ गए दोस्तों। ठीक है, तो देखो पूरी डिटेल आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तब आप जो है स्क्रीनिंग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। देखिए सारे समासों का समायोजन दे रखा है, तो डिटेल में कुछ भी पेपर में आ सकता है, और इसी क्वेश्चन में से भी कितने क्वेश्चन छप जाएंगे बोर्ड आने वाले स्क्रीनिंग एग्जाम में। बट क्वेश्चन का शब्द चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी पैटर्न यही रहना है दोस्तों। ठीक है, 145 पर आते हैं अब दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं, तो एक अच्छा खासा आपको प्रिपरेशन यहाँ इस माध्यम से मिलेगा, क्योंकि आपको रटने पर बल नहीं देना है, आपको समझने पर बल देना है दोस्तों। ठीक है ना, तो ज़्यादा काम समझ के करना है, रट के कम करना है, क्योंकि रटे हुए क्वेश्चन जो है पेपर में आने के बाद भी गलत ही हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 145 क्वेश्चन पे। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक शब्द की संधि विच्छेद अगर हम करें तो बनेगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, अब इसमें क्या है, प्रति मतलब ई आ गया, और इसमें ई आ गया, और इसमें ए आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन सी संधि हो जाएगी भाई, जिसमें ई के बाद ए आई ओ औ आता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है, उसमें तो दोस्तों यण संधि होती है। ठीक है ना, तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। तो यहाँ पर प्रतिधन एक, प्रत्येक, तो यण संधि इसके अंतर्गत हो जाती है। अब बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि कब होता है दोस्तों, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो गुण संधि कब हो जाती है, जब ओ आ के बाद ई या ई हो। ठीक है, किसके बाद, ओ आ के बाद क्या आ जाए दोस्तों, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे महोत्सव, क्या हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन उत्सव। ठीक है, तो ओ आ के बाद क्या आ गया यहाँ पे, ऊ आ गया, तो ओ आ के बाद ई या ऊ आ जाए। ठीक है, ऊ या ऊ आ जाए, तो समझ लीजिए कौन सा संधि हो जाएगी दोस्तों, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ये सारी स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो महोत्सव इसका एग्जाम्पल हो गया गुण संधि का। अब आते हैं तीसरा, हम इसमें जो है अयादि संधि है। अयादि संधि में क्या होता है दोस्तों, अगर ए आई ओ या औ, ए आई ओ औ के बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो कौन सा संधि होती है, अयादि संधि बन जाती है। कौन सी संधि, अयादि संधि बन जाती है दोस्तों। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, नाविक, नाविक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्रिटिकल शब्द है इसका संधि विच्छेद, इसलिए मैं इसी को लेके आया हूँ। तो नाविक का होता है दोस्तों नौ प्लस इक। देखिए नौ धन प्लस इक होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, नौ धन इक, तो बन जाएगा क्या, नाविक। ठीक है, तो आपने देख लिया औ आ गया ना इसमें, सीधे औ आ गया, और औ के बाद क्या आया दोस्तों इसमें, फिर ई, इक आ गया, ई आ गया। तो इसमें क्या है, अयाद संधि का मैंने क्या बताया था, ए आई ओ औ के बाद अगर ई आ जाए, यानी कि कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यण संधि, गुण संधि, और वृद्धि संधि, और अयादि संधि। अब वृद्धि संधि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वृद्धि संधि को भी पढ़ लेते हैं। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, जब ओ आ के बाद ए आई या ओ आ जाए, किसके बाद, वृद्धि संधि की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ओ आ के बाद सीधे क्या आ जाए, ए आई ओ या औ, ये आ जाए, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक एक, जैसे आपका एक धन एक। ठीक है, एक एक हो जाएगा। मतैक्य,
क्या हो जाएगा दोस्तों, मतैक्य। मतैक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है दोस्तों। कौन सी संधि मतैक्य में, वृद्धि संधि। ठीक है, अयादि संधि किसका का उदाहरण क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अयादि संधि का उदाहरण बताया था मैंने, नाविक। और नाविक का संधि विषय थोड़ा क्रिटिकल है। क्या होता है दोस्तों, नौ प्लस इक। ठीक है, नाविक का संधि विच्छेद नौ धन इक हो गया। उसके अलावा आपको बताया था मैंने, गुण संधि का उदाहरण क्या दिया था, महोत्सव। तो इसका क्या हो जाएगा, महोत्सव है। महाधन उत्सव। ठीक है, तो गुण संधि हो गया। और उसके अलावा जो आपका यण संधि का उदाहरण है, प्रत्येक। क्या है, प्रत्येक, जो हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी बात है आपको बताई जा रही है, तो इसलिए चैनल पर बने रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 146 दोस्तों। जिसके हृदय में ममता नहीं है, भाई जिसके अंदर ममता का भाव नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, भाई निर्मम ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सीधे सीधी बात है भाई, निर्मम, यानी कि बिना ममता का। ठीक है ना, निर्मम, समझ गए, निर मतलब बिना, मम मीन्स ममता। ठीक है, बिना ममता के, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहलाएगा। हाँ, हो गया ना साधारण तरीके से दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगोचर। अगोचर शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश। तो अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है दोस्तों, अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से, क्या हो दोस्तों, जो इंद्रियों से परे हो, परे हो। ठीक है, यानी कि जिसका इंद्रियों से संभव ना हो, जिसका ज्ञान जो है केवल इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं हो, उसको कहा जाता है अगोचर। भगवान जी को भी कहा जाता है दोस्तों अगोचर ना। ठीक है ना, एक अगोचर सबके प्राणपति, कुछ ऐसा कुछ है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आपने आरती में भी सुना होगा, क्योंकि वो इंद्रियों से परे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हम उनको अपनी इंद्रियों से इनका ज्ञान नहीं ले सकते। हम इनको, हमें क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों से हट के चलना पड़ेगा। अगर हम अपनी इंद्रियों के भरोसे रह के सोचेंगे कि हमको भगवान दिख जाएंगे, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे, बहुत आसान काम नहीं है। तो इसलिए उनको अगोचर कहा गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के अन्य ऑप्शन में। जिसे कोई जीत ना सके, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर जीत ही नहीं सकना है किसी ने तो अजय कहलाएगा ना। जिसको कोई जीत ना सके उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको अजय कहेंगे। जिसकी जीविका निश्चित ना हो, ये थोड़ा कठिन शब्द है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लें आप। ठीक है, तो जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, आकाश वृत्ति उसको कहते हैं। ठीक है, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। ये आप जरूर नोट कर लें। और जो सबसे आगे रहे, भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे आगे रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, अग्रणी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रणी। और जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अगोचर। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको अगोचर कहेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर होगी इसमें। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। ठीक है दोस्तों, तो इस पर चलते हैं। ये कहता है कि मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, भाई मत्स्य, आप अभी मैंने आपको बताया था आगे, मत्स्य, मत्स्य मछली को कहते हैं। और मछली का तद्भव क्या होगा भाई, मत्स्य का तद्भव क्या होगा, मछली तो होगा। ठीक है ना, और मछली का तत्सम पूछेंगे तो मत्स्य होगा। अगर इसका तत्सम पूछेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, मत्स्य। और मत्स्य का तद्भव क्या हो गया, मछली, है ना। अगला प्रश्न है, फूल शब्द का तत्सम रूप है। तो फूल शब्द का तत्सम रूप दोस्तों, फूल मतलब पुष्प होता है, और पुष्प जो है इसका तत्सम रूप है। अब इसमें अन्य जो शब्द हैं दोस्तों सारे अशुद्ध हैं, तो इनमें हम इनके ऑब्जेक्टिव, अन्य ऑब्जेक्टिव पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मतलब आपको केवल सिलेबस, मेरा टाइम टेकन करने का मकसद नहीं है, केवल मुख्य बातें बतानी हैं जो उसके अंदर हैं, जिनको हमको वास्तव में पढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला है घन। यहाँ पर धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो धनु का मतलब धन नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। धन नहीं होता, अर्थ भी नहीं होता। इसका जो पर्यायवाची है दोस्तों वो है कोदंड। क्या है, कोदंड। ठीक है,
धनु का मतलब होता है धनुर्धारी, ठीक है, धनुष धारण करने वाला। धन शब्द नहीं है, धनु है दोस्तों, क्या है, धनु। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसके अंदर, तो इसका जो मेन तो हो गया कोणंद, ठीक है। अब इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों, क्या क्या है, अन्य पर्यायवाची हैं धनु ही, नोट कर लें आप लोग। उसके अलावा है सारंग, उसके अलावा है चाप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सरासन, ठीक है, सरासन भी है। उसके अलावा कोदंड तो है ही, जो इसमें ऑप्शन में भी आया है, ये धनु का पर्यायवाची है सब। इसके अलावा है दोस्तों कौन से, इसके अलावा है कमान, ठीक है, कौन है, कमान है। और इसके अलावा जो है आपका पिनाक है, क्या है, पिनाक, ठीक है। और उसके अलावा है दोस्तों धनु का विलोम है विशिखासन, क्या है दोस्तों, विशिखासन, ठीक है। तो ये इसके धनु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर हम इस प्रश्न के दृष्टिकोण से बात करें तो धनु शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, कोदंड है, ठीक है दोस्तों। तो कोदंड इसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग पेपर के सारे थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम इसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन और तर्क शक्ति और मैथमेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, इनके लिए हम अलग से क्लास देंगे, क्योंकि उसमें हमको केवल मैथमेटिकल पोर्शन को ही समझाने के लिए उसमें चाहिए, तो थोड़ा लेंथी उसकी क्लास रहेगी। तो आपको समझाना भी है और ऑब्जेक्टिव्स पे भी चर्चा करनी है, सारे ऑब्जेक्टिव्स भी समझाने हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है मैंने पहले हिंदी वाले पोर्शन को, जो सामान्य अध्ययन हिंदी और उत्तराखंड और साथ ही साथ हमारा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, पहले हमको उनको डिटेल अच्छे से कर लेंगे। और इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी तो आप ज़रूर इसको बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर लाइक कर लेना, और उसी के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं केवल प्रवक्ता स्क्रीन और यूकेपीएससी प्री के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों। तो इस पर जो है हमें फोकस करना है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इसलिए जो है आप चैनल पर बन जाइए। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसके साथ ही साथ आज की क्लास को इसी प्रकार समाप्त करते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी दोस्तों को आगामी परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।